नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। पूरे देश में बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी अभी 3 दिन पहले केरल गए, वहां के बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर एफआईआर हो गई और 19,70,000 रुपया जुर्माना हो गया। इधर आए तो शंकराचार्य का विवाद अब इतना तूल पकड़ चुका है कि ऑफिशियल लोग भी, जो अधिकारी थे, वो इस्तीफे देने लगे और बीजेपी में तो इस्तीफों की अब झड़ी लग गई है। क्या पहली बार योगी आदित्यनाथ ने गुजराती लॉबी फंसा दी? अगर मोदी टीम शंकराचार्य के साथ खड़ी होती है तो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को डैमेज होगा और योगी जी की छब वहां भी निकरती दिखेगी, क्योंकि एक वर्ग है जो शंकराचार्य को दोषी मान रहा है, एक वर्ग जो योगी समर्थक है। और अगर नहीं बोलते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि मोदी नए सनातन बनाने के चक्कर में है और नए खुद को शंकराचार्य भी बनाने के चक्कर में कि हिंदू के ध्वजवाहक, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक, सनातन के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी हो जाए आने वाले समय के लिए। अब यह गर्म दूध न पिया जा सकता है न उगला जा सकता है। योगी और मोदी की लड़ाई में पूरा देश फंसा हुआ है। पूरे देश की मजाक पूरे विश्व के पटल पर हो रही है। जहां देखो तो कुंभ में छोटे छोटे बटुक पिट रहे हैं। आप आ जाओ मथुरा तो गोसाई पुजारी पिट रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है, इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे संतोष जी से। जानना चाहेंगे कि संतोष जी, इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है और इस इस्तीफे के दौर में क्या नजर आ रहा है? एक वर्ग विशेष बहुत नाराज नजर आ रहा है। देखिए शिव जी, इस्तीफों का दौर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पत्र लिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अलग अलग जिलों में, और ये सिर्फ एक जिले की मांग नहीं है, उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। यहां तक कि लखनऊ में भी एक ही चिट्ठी पर एक संयुक्त पत्र लिखकर बीजेपी के 10 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और जो लोग ये कहेंगे कि ये स्थानीय नेता हैं, इन्हीं बूथ अध्यक्षों के, इन्हीं मंडल अध्यक्षों के बल पर भारतीय जनता पार्टी आज यूपी में भी राज कर रही है, दिल्ली में भी राज कर रही है, केंद्र में भी राज कर रही है और इस देश के कई राज्यों और यूनियन टेरिटरी पर भी राज कर रही है। और ये शुरुआत होती है। मैं हमेशा कहता हूं, दिक्कत शुरुआत करने में होती है। अगर आपने शुरुआत कर दी तो कारवां बनेगा, आपके पीछे पीछे लोग आएंगे। एक ने शुरुआत करी कुछ दिन पहले और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन 50 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं और इसके बाद आने वाले दिनों में ये इस्तीफों का दौर 500 तक पहुंच सकता है। और चलिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे को आप राजनीतिक इस्तीफा कह सकते हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा ये बताता है कि पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया, नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकारी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने चैम्बर में लगे अपने नाम के आगे जो बोर्ड लगा रहता है उसके नाम के आगे उन्होंने खुद ही लिख दिया रिजाइन। यानी यूपी में नेता परेशान, यूपी में ब्यूरोक्रेसी परेशान। ब्यूरोक्रेसी वो नहीं शिव जी जो योगी के आसपास रहते हैं, वो तो जबरदस्त मलाई काट रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर भी थोड़ा सा स्वाभिमान है वो परेशान है। हालांकि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल तक वो माने नहीं है। ये इस्तीफों की झड़ी ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ खुद तो फंसे हैं, लेकिन हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अच्छा मेरी कुर्सी हिलाना चाहते थे, मुझे हटाना चाहते थे। दिल्ली गया, अभी पूरा कर देता हूं, दिल्ली गया तो प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठा दिया, पीछे बिठा दिया, बाद में किसी ने उठा के कुर्सी आगे रखी, कोई भगवा वस्त्र नहीं, कोई भगवा तौलिया नहीं। तो मुझे हटाना चाहते हो तो लो, मैं ऐसा बीज बो के जा रहा हूं कि आप तो आप, नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो अमित शाह, गुजराती लॉबी तो गुजराती लॉबी। नागपुर में बैठे जो बड़े वाले बाबा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत, जो खुद हिंदुत्व को लेकर कंफ्यूज नजर आते हैं। कभी कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया,
कभी कहते हैं कि हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, कभी कहते हैं हिंदुत्व के रास्ते पे चलते रहेंगे तो भारत विश्व गुरु बना रहेगा। जो खुद कंफ्यूज है हिंदुत्व और सनातन परंपरा को लेके, उनको भी एक झटका दे दिया कि आओ अब जरा संभाल के दिखाओ, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया है। संतोष जी, एक देहात में कहावत है हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ, आप अपनी जन्मभूमि पे जाओगे पुरानी पे तो बिहार में क्या है, हमारे यहाँ तो ये कहावत है, खेल हो रहा हो और दो खिलाड़ी पहुंच जाए और तीसरा और पहुंच जाए और वो कहे हमें खिलाओ, तो वो कहने लगते हैं तुम मुझे या तो खिला लो, नहीं खिलाओगे तो मैं खेलने नहीं दूंगा, खेल बिगाड़ दूंगा। तो मुझे या तो खिला लो और नहीं खिलाओगे तो मैं खेलने तो नहीं दूंगा, खेल बिगाड़ दूंगा। कई जगह दिल्ली में कह देते हैं कि या तो बात मान जाओ ना, रायता बिखेर दूंगा। तो ये जो रायता और खेल बिगाड़ा जा रहा है, दिल्ली वाले चाहते हैं हम लखनऊ वालों का बिगाड़ देंगे। इस बार लखनऊ वालों का आपको भी लग रहा होगा थोड़ा सा पाया चढ़ गया है, क्योंकि जो कुछ उन्हें फेंकना था वो उन्होंने फेंक दिया। हमारे साहिब यानी नरेंद्र मोदी कितनी जगह अभी लड़ेंगे, वो अमेरिका से लड़े अडानी को बचाने के लिए, वो देश में लड़े यूजीसी के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान ने फंसा दिए, वो लड़े योगी आदित्यनाथ से शंकराचार्य पे फंसा दिया, वो लड़े ज्ञानेश कुमार पर ममता बनर्जी ने बुरी तरीके से फंसा दिया, वो लड़े सर्वोच्च अदालत से जिसने कह दिया कि केंद्र सरकार कहती है तब ट्रांसफर होते हैं। अब कई मोर्चे खुले, ऐसा पहली बार अभी आप देख रहे होंगे कि कई जगह मोर्चे खुल गए, और पहली बार आप देख रहे होंगे, आपका लंबा अनुभव है और टीवी जर्नलिज्म में रहे लगातार, पहली बार हिंदू बनाम हिंदू डिबेट हो रही है। एक साधु दूसरे साधु को बदतमीजी के शब्द, गालियां, जाने क्या क्या, मतलब अब हिंदू मुसलमान की डिबेट खत्म हो गई है। पहला दौर चला और ये चलेगी महीनों भर, ये आप नया दौर। शिव जी, ये आपने कई चीजें बता दी हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज का जवाब देने की, अगर कुछ भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के एक बड़े नेता ने, उन्होंने दो बातें कही थी शिव जी, आज मैं उसको याद कर रहा हूं। 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, ओबीसी चेहरा थे, वो कल्याण सिंह पार्ट 2 बन सकते थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। उमा भारती को लाया जा सकता था, मैं जानता हूं एक फेज ऐसा था जब ये आया कि क्या हम उमा भारती को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तमाम चेहरों पर जाते जाते उस समय कलराज मिश्रा भी एक बड़े दावेदार थे, उनको दरकिनार करके बीजेपी के आला कमान ने फैसला किया मनोज सिन्हा के नाम पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जाओ मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो, फिर अचानक खेल हो गया, योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया। आरएसएस के बारे में कहा जाता है, उनको लगा कि गुजराती लॉबी को टैकल करने के लिए जो है हम योगी को आगे कर सकते हैं, और जैसे ही सबसे पहले मैं उस समय समाचार प्लस में था और इंडिया टीवी, हम दो लोगों ने उस खबर को चलाया था, जब पूरा मीडिया चला रहा था कि मनोज सिन्हा बनेंगे, हमने चलाया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसका किस्सा नहीं सुनाऊंगा, विस्तार से मैंने कई वीडियो में उसका जिक्र किया है। उसके बाद रात में मेरी बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पछताएगी। मैंने कहा बीजेपी पछताएगी? तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, नहीं 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 नहीं, ये जो गुजरात से आए हैं ना भाजपा इज इक्वल टू बीजेपी बनने के लिए, वो पछताएंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? वो कह रहे ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। अच्छा, उन्हीं नेता ने 2024 में फिर मुझे कहा, जैसे ही कंगना रनौत की बात हुई, उसके 2-3 दिन बाद कंगना रनौत को जो टिकट का ऐलान किया, उसके 2-3 दिन बाद हम लोग कहीं मिले थे, तो उन्होंने कहा कि देख लेना बीजेपी के इतिहास में इनको लेकर बार बार बीजेपी को बयान जारी करना पड़ेगा कि इनके व्यक्तिगत विचार है, और वो वाकई दोनों चीजें हो गई। अब योगी आदित्यनाथ जो है, न निकाले जाने में इनके लिए, न इनसे निकाला जाना संभव हो पा रहा है और न इनसे बनाए रखना संभव हो पा रहा है। अब दूसरे पे आपने जो गांव की कहावत कही, उसको क्रिकेट की भाषा में दूसरे तरीके से कह देता हूं। इंडियन क्रिकेट टीम का चयन हो रहा है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के चयन में उससे पहले चूंकि बड़े मैच की तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो उसमें बैट्समैन को एक तरह से मजबूत किया जाता है और वो मशीन से बॉलिंग करवाई जाती है। जो बॉलर जो होता है ना, वो ह्यूमन बीइंग नहीं होता, वो मशीन से बॉलिंग होती है। तो दो बैट्समैन गए, उन्होंने आराम से 15-20 ओवर खेले और कई बार आउट हुए, कई बार चौके छक्के मारे। उसके बाद कोच पहुंचता है, वो कहता है कि ठीक है आपकी प्रैक्टिस हो गई है, अब बाकी बैट्समैन को भी आने दीजिए क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, सबकी तैयारी होगी। तो कहता है नहीं नहीं, बाकी बैट्समैन क्यों आएंगे, मैं खेल रहा हूं ना, मैं ही खेलूंगा, वर्ल्ड कप भी मैं ही जिताऊंगा, यानी दिल्ली भी मैं ही जिताऊंगा, मुझे क्यों हटाने पे लगे हो?
तो कहता नहीं नहीं नहीं, बाकी को आने दो, बाकी को आने दो। तो वो कहते कि ठीक है, मैं बैट बॉल लेके जा रहा हूँ, अब मैं किसी को नहीं खिलाने दूंगा। मैं जब कह रहा हूं कि मैं इकलौता बैट्समैन मैच जिताऊंगा, तो मुझे आप हटा रहे हो, क्यों रिप्लेस कर रहे हो? किसी और की प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। तो वो सीधे सीधे अड़ रहे हैं कि किसी और की जरूरत ही नहीं। आपने बीजेपी की समस्याओं की जो बात की, वो समस्याएं निश्चित तौर पर है। अगर ये मामला सिर्फ शंकराचार्य तक सीमित रहता, तो शायद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी आला कमान एक बड़ा फैसला कर चुकी होती। लेकिन दिक्कत है कि खुद नरेंद्र मोदी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, यूजीसी के मामले में वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए योगी आदित्यनाथ इस स्थिति को एंजॉय करें। भैया मोदी खुद फंसे हैं। अब बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है, सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं वो बड़ा दिलचस्प चीजें चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, तो धर्मेंद्र प्रधान ऐसा बीज बोकर जा रहे हैं कि बीजेपी अब इससे उबर नहीं पाएगी। अब ये कितना सच है कितना गलत वो तो दूसरी बात है, लेकिन ये जो आरएसएस का जो इकोसिस्टम है, जो ट्रोल आर्मी का जो इनका इकोसिस्टम है बीजेपी का, उसी से जुड़े लोग इस चीज को कहीं ना कहीं हाइप करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं योगी के खिलाफ बड़ी साजिश हो गई। अभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बंटवारा सिर्फ बीजेपी संगठन में नहीं हुआ है, ये दिल्ली और लखनऊ में नहीं हुआ है, गुजराती लॉबी और योगी की लॉबी में ही सिर्फ नहीं हुआ है, बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी थी उसमें भी बंटवारा हो गया है। और मैंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, मैंने कहा था आपको कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि जो इनकी ट्रोल आर्मी, क्योंकि अमित मालवीय की छुट्टी होनी है, आपको याद होगा मैंने कहा था, तो इनकी ट्रोल आर्मी समझ नहीं पा रही कि उनको खड़ा किसके साथ होना है। तो उसमें भी विभाजन हो गया है, एक शंकराचार्य के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये साइकोलॉजी कहती है, और मैं भी इस बात को कहता था कि जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन 24 घंटे काटो मारो हटाओ भगाओ लूटो दबाओ इसकी बात करता रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक दौर ऐसा आता है कि जब वो कहता है कि अरे इससे तो मैं बोर हो गया, इसको तो मुझे हटाना ही है, इसको तो मुझे निकालना ही है, इसके खिलाफ तो भेदभाव करना ही है। लेकिन ये जो मेरे बगल में बैठा है, ये मेरे बगल वाली कुर्सी में कैसे बैठा है, ये मेरे बराबर कैसे बैठा है, या मुझसे ऊपर कैसे बैठा है, ये मुझे छोटा साबित करने की कोशिश क्यों कर रहा है। वही मनोविज्ञान यहाँ काम कर रहा है। आप मुसलमान मुसलमान करते करते आप अब हिंदुओं में भी विभाजन कर रहे हैं, और जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, इस बात को मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं। नाथ संप्रदाय क्या है शिव जी, जिसके महंत है योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय के पहले गुरु भगवान शिव शंकर भोले बाबा माने जाते हैं। और शंकराचार्य क्या है, शंकराचार्य को भी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अब ये देख लीजिए कि इन दोनों में से किसी की भी जीत होगी, किसी की भी हार होगी, लेकिन आपने सनातनी परंपरा पर एक ऐसा कलंक लगा दिया है जो कलंक कभी धुले नहीं धुलेगा। 9वां दिन हो गया है, कुछ दिन बाकी है। अगर शंकराचार्य इस माघ मेले से बिना स्नान किए चले जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व की परंपरा पर, सनातन की परंपरा पर ये कितना बड़ा आघात एक तरह से लगेगा। और मैं एक बात और बता देता हूं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द इस देश के सारे शंकराचार्य जो हैं वो मिलकर बड़ी बैठक करेंगे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, लेकिन एक बड़ी बैठक होगी और एक बड़ा बिगुल फिर ये शंकराचार्य मिलकर फूकेंगे। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि मुद्दा चाहे जो भी हो, नाराजगी चाहे जो भी हो, विवादों से भी आप नाराज होंगे, लेकिन भगवा वस्त्र पर, बटुकों पर इस तरह से लाठीचार्ज और उनके शिखाओं को पकड़ के खींचना, ये अपने आप में मैं सीधे कहता हूं कि इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। अब ये बीजेपी को भी समझ में आने लगा है, भागवत साहब को भी समझ में आने लगा है, मोदी को भी समझ में आने लगा है। लेकिन योगी ने लकीर खींच दी कि मुझे हटाया तो मैं बैट बॉल लेके सब चला जाऊंगा और कुर्सी भी लेके चला जाऊंगा मुख्यमंत्री। और सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे, वो कह रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मैं उठा के ले ही जाऊंगा यहां से, वो जो दिल्ली वाली कुर्सी है ना, उसके भी 1-2 पाए हिला जरूर दूंगा कि फिर टिके नहीं रह पाओ। अब कुर्सी कौन ले जाएगा, किसकी चली जाएगी, अब कोई कुछ नहीं कह सकता संतोष जी। अब तो कयास लगाना बड़ा भारी मुश्किल हो गया है। जैसे ये नहीं कोई बता सकता कि मौत कब आएगी, वैसे ही अब कुर्सी फंस गई है उत्तर प्रदेश की। क्योंकि गुजरात लॉबी एक खबर बार बार प्लांट करा रही थी। अब मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, यह भी संशय में फंस गया है। अमित शाह लौट जरूर आए हैं, लेकिन मामला पूरी तरह फंसा हुआ है। और मथुरा,
माघ मेला, बरेली। अच्छा, एक बात आज आपको फिर मेरी स्वीकार करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम लोग 2 महीने पहले ये बात कर रहे थे, मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल फेरबदल। मैंने कहा था इस बार का मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल का फेरबदल मंत्रिमंडल का ही सिर्फ नहीं होगा, बल्कि या तो चीफ मिनिस्टर बदले जाएंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदले जाएंगे। और हालात बिल्कुल उसी तरह के बन गए हैं कि या तो चीफ मिनिस्टर हटेंगे या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटेंगे। क्योंकि एक तरफ जब योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रशासन क्या व्यवहार कर रहा है शंकराचार्य के साथ, और खुद योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की धरती पर जाकर क्या कहा शंकराचार्य को, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगातार माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार मामले को ठंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि दोनों एक ही सरकार में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार समझ लीजिए कि या तो सीएम हटेंगे या डिप्टी सीएम हटेंगे, और ये स्थिति उसी तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ मैं फिर जोड़ देता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक तरह की तस्वीर बना कर रहे हैं कि अगर सीएम हटे तो हो सकता है कि अपना एक पैरेलल संगठन जो उन्होंने खड़ा कर रखा है उसको एक राजनीतिक संगठन बनाकर वो खड़े हो जाए। वो गोरखपुर वापस लौटेंगे नहीं, गुजराती लॉबी दिल्ली उनको आने देगी नहीं। और अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो फिर योगी आदित्यनाथ अलग थलग खड़े नजर आएंगे। और मैं एक बार फिर बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ अपने उस नए संगठन के बल पे चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है। लेकिन वो इस बात को सुनिश्चित कर देंगे कि कम से कम अगले 10 सालों तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना बने। आपकी कई बातें सही निकल आती हैं। ऐसा मत कहिए कि 10 साल तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। 49 तक का जिक्र कर रहे हैं, कोई 2021 तक का 2100 तक का अनुभव लेके चल रहा है। संतोष जी, यूजीसी का बिल इनका कितना गले की हड्डी बनता चला जा रहा है, वो भी तो एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह बन गई है। उसी को लेकर ये पीसीएस अधिकारी ज्यादा बिगड़े हैं, उसको लेकर जगह जगह आगजनी की भी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सारे हालात उत्तर प्रदेश में क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी महाभारत का एक केंद्र बिंदु बन गया है। जैसे महाभारत की लड़ाई कहां हुई थी, आज जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है वहां हुई थी, लेकिन पूरे देश के राजा आ गए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो घमासान बचा हुआ है उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही मत रखिए, समझिए कि देश का जो घमासान है वो उत्तर प्रदेश की धरती पर लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जो जीतेगा वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, जो हारेगा वो दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो जीतेगा जो हारेगा वो एक दूसरे के रास्ते को रोकने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और एक बात और मैं बड़े विस्तार से और बड़े सही तरीके से आपके सामने दर्शकों को बता दूंगा, यूजीसी के नियम की जरूरत क्या थी? भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत साहब पिछले 3 महीनों से लगातार, जब से वो 75 वर्ष वाला फॉर्मूला उनका बैकफायर करके आप मोदी ने डरा दिया, उसके बाद पिछले 3 महीनों से वो प्रवास पर घूमकर सनातन हिंदुत्व, एकजुट एकजुट सनातन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे में अचानक यूजीसी का फॉर्मूला ये नया वाला आया कहां? भाई ये बिना धर्मेंद्र प्रधान की सहमति के हुआ नहीं होगा, बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के हुआ नहीं होगा। दिक्कत क्या होती है कि हम में से तमाम लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं सिर्फ बाइक का एग्जांपल देता हूं। बाइक के आगे वाले टायर में जो 28 या 35 भरते हैं, बाइक के आगे वाले टायर में अगर आपने 28 भर दिया और पीछे वाले टायर में आपने 60 भर दिया तो क्या होगा? फटेगा। फटेगा। आपने यही कर दिया। आप चाह रहे थे कि हिंदू एकजुट हो, यानी दोनों टायर में बराबर हवा हो और एकजुट होकर आपको मंजिल तक पहुंचाए, लेकिन आपने एक टायर में से हवा एक दो निकाल दिया और दूसरे टायर में आपने भर दिया, तो वो फटने की नौबत आ गई। और मैं फिर बता देता हूं, इस देश के जातीय संतुलन को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, लोग ये कहेंगे, कहते भी है, इस आलोचना को मैं स्वीकार भी करता हूं। लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण है इसलिए आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। देखिए, नौकरियों में आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने संसद विधानसभाओं में आरक्षण दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रमोशन में भी कई जगह दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें तमाम है। लेकिन स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए है कि जातीय संघर्ष करने के लिए? स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तो पढ़ने के लिए है ना। शिक्षा में तो बराबरी का माहौल होना चाहिए ना। लोग कह रहे नहीं अगर दुरुपयोग होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अरे भैया, फर्स्ट ईयर यानी 16-17 साल की उम्र में कोई 12वीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में जाएगा 17 साल का या 18 साल का होगा, सेकेंड ईयर 18-19, इसी तरह से आप मान लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं
कि इस देश के विश्वविद्यालय में 17, 18, 19 साल का युवा वो अपने एग्जाम की तैयारी करेगा, परीक्षा की तैयारी करेगा, नौकरी की तैयारी करेगा, या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा? और कितने लोगों की क्षमता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को पैसा दे सके? बताइए। इस देश में 0.1% लोगों की भी क्षमता नहीं है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, अगर 6 महीने या 1 साल भी केस चल गया तो उनका पैसा वो देने की हालत में है। आपने एक एक विश्वविद्यालय को आपने इस तरह का माहौल बना दिया। आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं। इस देश के तमाम लोग, चाहे वो जनरल कास्ट के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, स्कूल कॉलेज में दोस्तों के बीच में कभी भी, मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कौन सा दोस्त एससी था, कौन सा दोस्त ओबीसी था, कौन सा एसटी था, नहीं पता है। कभी जरूरत भी नहीं पड़ी हमें ये पता करने की। लेकिन उस आधार पर कोई ये कहे कि कॉलेज में इस आधार पर भेदभाव होता है, तो वो भेदभाव की संख्या 0.01% हो सकता है। लेकिन आपने 100% अपर कास्ट के लोगों को आपने बता दिया कि ये जातिवादी आदमी है। और ये एक्सटेंशन जो पंकज चौधरी का प्रेस रिलीज आया था बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को लेकर, उसी का एक्सटेंशन है। आपको लगा कि भैया आप ओबीसी को साध लेंगे, आपको लगा कि आप एससी एसटी को साध लेंगे। इतना खंड खंड तो हिंदुओं को मत बांटिए। अच्छा, आपका एजेंडा क्या था? मैं आप इस दूसरे सवाल पे आ जाता हूं। इनका एजेंडा क्या था? जब आप यूपी में जाते हैं तो आप कहते हैं कि यादवों ने ज्यादा फायदा उठा लिया, यानी ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा यादवों ने ज्यादा उठा लिया, बाकियों ने नहीं उठाया। एक रोहिणी कमीशन बना हुआ है, रिपोर्ट सब आ गई है, उसकी रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि सरकार बेहतर समय का उपयोग करे। उसमें पता है क्या है? उसमें ये दे रखा है कि मान लीजिए ओबीसी में इतनी जातियां हैं तो हर जाति को रिजर्वेशन का बराबर का फायदा मिले। वो आपका एजेंडा था। आप 24, जब भी आप फंसेंगे, मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, 29 से पहले रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आएगी। 24 से पहले भी आनी थी, लेकिन 24 से पहले अचानक इनका प्लान ये बना कि हम राम मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं, तो आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन इन्होंने जनवरी के महीने में कर दिया। क्या सोच के किया उन्होंने? कि उसके 3 महीने 4 महीने बाद अप्रैल मई में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इसका फायदा होगा। वो नहीं हो पाया, इनकी योजना कामयाब नहीं हो पाई। तो उस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को आप दबा के क्यों बैठे हो? आपका लक्ष्य था कि आप जो भी समाज का वो तबका जिनके पास आरक्षण का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक आप आरक्षण का फायदा पहुंचाओ, ये आपका लक्ष्य था। और आपने एक एक कॉलेज को, एक एक विश्वविद्यालय को आपने जातीय लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। और मैं फिर कहूंगा, मैं अपने तमाम एससी एसटी ओबीसी भाइयों से कहूंगा, हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, आप इसकी गंभीरता को समझिए। आप इसकी गंभीरता को समझिए। इस देश में आपके हकों की लड़ाई, इस देश में आपके आरक्षण की लड़ाई देश के आजाद होने से पहले भी और देश के आजाद होने के बाद भी अपर कास्ट ने लड़ी है। और इस देश में अपर कास्ट का एक बड़ा वर्ग जो है वो आपके साथ खड़ा है। बी आर अम्बेडकर साहब की शिक्षा का प्रबंध किसने किया? बी आर अम्बेडकर साहब का जो सरनेम अम्बेडकर है वो किसने दिया? बी आर अम्बेडकर साहब को जो नौकरी थी वो किसने दी? बी आर अम्बेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय का, महामना मदन मोहन मालवीय का क्या रिश्ता था? इसको आप देखिए। इस देश में आरक्षण को लेकर अपनी कुर्सी तक गंवाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने दिया। ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को स्टॉप करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर, मैं फिर बताता हूं, कि अगर एक पहिए में हवा आप ज्यादा भरेंगे, एक पहिए में कम भरेंगे, तो वो फूटेगा, और फूटेगा तो बवाल होगा, हंगामा होगा। अगर उसके फूटने की मात्रा यानी तीव्रता कम होगी, नुकसान कम होगा। तीव्रता ज्यादा होगी, नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन नुकसान सिर्फ अपर कास्ट का या नुकसान सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का नहीं होगा, नुकसान भारतीयों का होगा, नुकसान इंडियन स्टूडेंट्स को होगा। और जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी है, मैं पूरी दुनिया कह रहा हूं कि अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा है, हम आर्थिक संकट के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं, हम पर दबाव डाला जा रहा है अंतरराष्ट्रीय, ऐसे माहौल में आपने घर में इस तरह की आग लगा दी। क्योंकि लोग आपसे ये ना पूछे कि आप अरब देशों से जो समझौता कर रहे हो उसमें बीफ एक्सपोर्ट का समझौता क्यों कर रहे हो, ताकि लोग आपसे ये ना पूछे कि आप अमेरिका के आगे सरेंडर होते जा रहे हो, तो सरेंडर क्यों होते जा रहे हो, ताकि लोग आपसे ये ना पूछे कि आपने अडानी साहब को देश के सरकारी बैंकों का और एलआईसी का इतना पैसा दिलवा दिया, अगर अमेरिका उनको गिरफ्तार कर लेगा, यहाँ तो सिर्फ तीसरी बार समन भेजने की खबर आई तो शेयर मार्केट डूब गया, अगर उनको गिरफ्तार कर लेगा तो हमारे देश के करोड़ों लोगों का पैसा जिन्होंने एलआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने देश के सरकारी बैंकों में इस भरोसे पे रखा हुआ है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा, लोग ये ना पूछे
उसको लेकर आपने एक बुलबुला छोड़ दिया। लेकिन कई बार होता है ना शिव जी, तीर कमान से निकल जाता है, फिर वो रोका नहीं जाता। तो इस बार जो तीर निकला है, ये किसी न किसी की बलि तो लेके मानेगा, किसी न किसी को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी न किसी की तो विदाई होगी। और अगर विदाई नहीं होगी, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, तो फिर जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। और याद दिला दूं कि वीपी सिंह का साथ किसने दिया? किसी ने ना नहीं। अपर कास्ट ने दिया और ना उन लोगों ने दिया जिनका रिजर्वेशन के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी गंवाई थी। अरे उनका ये तो ये जन्मदिन और एक ऐसी आदमी, श्रद्धांजलि भी कोई नहीं देता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उस चीज को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किया। उनको लगा सरकार गिरने वाली है, अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई और लागू कर दिया। कुछ चीजें आपको समय के साथ बदलनी चाहिए। जब आप समय के साथ नहीं करोगे और सिर्फ चुनावी फायदा हासिल करने के लिए करोगे। अच्छा, एक बात मैं दर्शकों के सामने और रखना चाहता हूं, स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों के सामने उनको बताना बहुत जरूरी है। इस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शिव जी, पद्म पुरस्कार। जी। अभी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी ने जो अपमान किया, वो लोगों ने देखा होगा कि कैसे अपमान किया। बस ये विषय से थोड़ा विषयांतर है, लेकिन मैं दर्शकों के सामने बताना चाहूंगा, हर चीज को जब आप चुनाव से जोड़ देते हो तो आप इस देश की परंपरा की इंसल्ट करते हो। 131 लोगों को अवार्ड दिया इन्होंने शिव जी, 131 लोगों को दिया इन्होंने। और 131 लोगों में ये सब के सब योग्य है। मैं फिर कहता हूं, ये सब के सब योग्य हैं। एक दो लोगों पे, नामों पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन सब के सब योग्य। हाँ, मेरी आपत्ति भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने अपमान किया उनके नाम पर जरूर है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भगत सिंह कोश्यारी से पहले बीसी खंडूरी को देना चाहिए। क्योंकि बीसी खंडूरी जो देश के गांव में जो सड़क वाली जो योजना थी ना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, बीसी खंडूरी उसके बनाने वाले, गांव गांव तक सड़क पहुंचाई उन्होंने। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की गजब तरीके से रक्षा की थी, रात के अंधेरे में तड़के तड़के सुबह शपथ ग्रहण करवा के, तो इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया। 131 अवार्ड आपने दिए, 5 पद्म विभूषण दिए, 5 में से 3 आपने केरल के लोगों को दिया। क्यों? क्योंकि केरल में चुनाव होने वाले। अब आगे आइए, 13 आपने पद्म भूषण दिए, उस 13 में से केरल के लोगों को 2 दिया आपने, तमिलनाडु को 2 दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों राज्यों में चुनाव है। अब पद्मश्री पे आइए, 113 लोगों को आपने पुरस्कार दिए, इसमें केरल के 3 है, तमिलनाडु के 11 है, असम के 5 है, पश्चिम बंगाल के 11 है। कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं, 131 लोगों में से केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल मिला के 37 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये 131 में से 37, ये आंकड़ा प्रतिशत पे बैठता है 28.24%। तो देश के सिर्फ 4 राज्यों को आपने 28% से ज्यादा जो है पद्म पुरस्कार दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि उन 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे आगे बताता हूं, ये पुरस्कार पता है कब प्रदान किए जाएंगे शिव जी? मार्च जी। अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन होता है। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको देंगी। मार्च अप्रैल, ध्यान से सुने दर्शक, मार्च अप्रैल। और ये वही समय होगा जब इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव हो। तो आपने नागरिक पुरस्कारों को भी, सर्वोच्च जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, आपने नागरिक पुरस्कारों को भी आपने राजनीति का विषय बना दिया। क्योंकि हर चीज में आपको राजनीति दिखती है, हर चीज में आप राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और यूजीसी का जो ये भेदभावपूर्ण वाला जो नियम जिनके सानिध्य में आगे बढ़ा, जिनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा, वो भी इस पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये मैं कहूं कि गले की हड्डी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए बन गई है। लेकिन जिसका ठीकरा बचने की तैयारी उन्होंने कर ली है, जिसका ठीकरा वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे पता है, क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं बीजेपी के, वो उनके पिता भी बीजेपी के पुराने नेता रहे हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो अपने आप को बलि पे चढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। बीजेपी कहेगी कि बाद में कुछ दे देंगे, अभी तो देख लो, अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो या हट सकते हो तो हटा दो। लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, क्योंकि इस बार मामला बिना इस्तीफे के थमने वाला नहीं। चलिए देखते हैं इस पूरे प्रकरण में क्या होता है। आपने बड़ी शानदार तरीके से दर्शकों को समझाया है कि कैसे कैसे चुनाव के वोट के लिए भाजपा खेल खेलती है। एक ईवीएम नहीं, एक चोरी नहीं, एक वोटर लिस्ट नहीं, कई तरीके से बीजेपी हमला करती है। उन हमलों से आप विचार कीजिए कि आपके बच्चे की एजुकेशन की क्या पोजीशन है, आपके हेल्थ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, और आपकी दवाई, कमाई, पढ़ाई, इन तीनों की पोजीशन क्या है। इसी के साथ संतोष जी से विदा लेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।